मेरे प्यारे शिष्य, आप सेक्शन ई सीख रहे थे जिसमें लास्ट में कुछ बचा हुआ रह गया था। तो चलिए आज सेक्शन ई देखते हैं। जो बचा खुचा है समाप्त ये हो जाएगा, तो ये बेसिक चीज समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे, वो टर्म कंडीशन होगा। तो ये सब कैलकुलेशन बेस्ड था जो कि आज समाप्त हो जाएगा। टाइप 5 तक पिछले दिन हो गया था। आज हम लोग टाइप 6 से सीखेंगे। टाइप 6 चलिए देखते हैं बारी बारी से। सिखाना इसलिए लिख दे रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट बन जाता है, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। लिखा हुआ 4x + 12 अनुपात 3x + 4 बराबर 3:2। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसलिए बेसिक से सॉल्व कर देते हैं। फिर इसको डायरेक्ट कैसे बोलिएगा बिना पेन चलाए हुए, वो तरीका सिखाते हैं। तो आप सीखे थे कि जब दो अनुपात बराबर हो तो इसी व्यंजक को समानुपात कहते हैं। तो यहाँ समानुपात भी आप लिख सकते हैं। और इसका रूल होता है सॉल्व करने का, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। इस तरह से जल्दी से सॉल्व करिएगा। तो इसको इसमें गुना करेंगे तो 3 × 3x + 4, दूर को दूर से गुना करेंगे तो 2 × 4x + 12। अब 3 × 3 = 9x + 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 8x और 12 × 2 = 24। 8x को इस तरफ ले आइएगा तो ये x बचेगा, 12 को उस तरफ ले जाइएगा तो घटकर 12 बचेगा। तो x का वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू यही आ गया, x = 12। तो ये बहुत छोटा सा चीज है, ये तो कैलकुलेट करने का तरीका सीख रहे थे। लेकिन ये बीच बीच में भाषा से संबंधित कहीं भी कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह का लिखा हुआ टर्म आ जाता है। तो उसको जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तरीका अब हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो स्टेप बाय स्टेप कोई भी कर लेंगे, आपको डायरेक्ट करना है। तो चलिए इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे ये तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है। आप इसे जानते हैं कि नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। लेकिन अब बच्चे की तरह इसको गुना करिएगा, फिर इसको लिखिएगा गुना करके, फिर बाएं दाएं करिएगा तो इसमें समय चला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आएगा तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो रफ पेपर पर लिखने में ही आपका समय बर्बाद चला जाएगा। तो यहाँ हमें समय बचाना, तो देखिए हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको सिखाए थे कि अंतर जब भी निकालना रहे तो सेम डायरेक्शन में घट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाता है। सेम डायरेक्शन में अंतर में घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाता है। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले x को कंप्लीट कैलकुलेट कर लीजिएगा, फाइनल। एक जाति वाला को पहले एक साथ,
पूरा कंप्लीट कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे तरह का अलग एक जाति वाला को अलग एक साथ कंप्लीट डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम करते कैसे। नजदीक का गुना नजदीक से, पहले x को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक ही बार में रफा दफा हो जाना चाहिए। तो 3 तिया 9x और 2 चौ 8x। सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएगा, हमेशा बोलिएगा सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा। तो अब बोलेंगे 3 तिया 9x 2 चौ 8x, दोनों में अंतर है x का। तो वो तो लिखा हुआ x बराबर क्या होगा, तो ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं था। अब डिजिट का काम करेंगे। तो बोले 3 चौ 12, 12 दूनी 24, 24 और 12 सेम डायरेक्शन है तो अंतर हो गया 12 का। तो सीधे आपका आंसर हो गया 12। कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं था, ये भी नहीं लिखना है। तो अब फटाफट आप बोल लीजिएगा एक बार फिर से। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो 3 तिया 9x 2 चौ 8x, अंतर है x का, वहां लिखा हुआ x। 3 चौ 12, 12 दूनी 24 में अंतर हो गया 12 का, तो x बराबर हो गया 12। इस तरह से आंसर मार लीजिएगा। नेक्स्ट यहां आइए। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से करेंगे। तो बोलिएगा इधर 3 गुने 6, 6 तिया 18 और इधर 5 चौ 20, दोनों प्लस में यानी सेम डायरेक्शन में। तो 20 और 18 में अंतर है 2x का। अब उधर डिजिट का काम करिएगा तो 16 तिया 4800, इधर 18 चौ 7200, 7200 4800 में अंतर है 2400 का। सेम डायरेक्शन में घट गया तो इधर अंतर है 2400 का। काट लीजिए, 2 से कटेगा 12 बार, यानी x का वैल्यू आ गया 1200। इस तरह से x का वैल्यू आ गया 1200। तो हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसको देखेंगे। बोले नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले इधर 5x और इधर हो गया 3x, दोनों में अंतर हो गया, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा 2x। और डिजिट इधर बोलिए दूसरा जाति वाला को करिए, तो इधर हो गया 5/x, इधर हो गया 3/x। अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुट जाएगा। हर दोनों का सेम है तो आपको सिखाए थे कि जब भी 2 या 2 से अधिक भिन्न का हर समान रहे तो अंश को जोड़ देते हैं। लिखते हैं हम यहाँ। हम बोले कि नजदीक को नजदीक से तो 5x और इधर दूर को दूर से तो बोलेंगे 3x। अपोजिट डायरेक्शन है, जुड़ जाएगा, हर समान है तो बोलेंगे 8/x। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बोलाना चाहिए। तो चलिए फिर से बोलते हैं। बोले नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो बोले इधर 5x और इधर 3x, दोनों में अंतर है 2x का। आप बोलिएगा इधर 5/x इधर 3/x, अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ जुट जाएगा। दोनों का हर सेम है तो 5 3 8, 8/x। बस काट छाट कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 4 बार, x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 4। इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट 4 का वैल्यू 2, लेकिन रूट के आगे प्लस माइनस लिखा था। फिर से हम बोले इधर आएगा तो आप लिखिएगा √4, तो इसके आगे रूट के आगे प्लस माइनस होता है। तो अब ये सोल्व करेंगे तो +-2 लिखाएगा, तो वही आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से बोल देंगे +-2। आप बोलेंगे कि क्या ऐसा नहीं कर सकते कि 2 राशि का जोग, 2 राशि का अंतर दिया हुआ है तो बड़ा वाला तो जोड़ कर 2 से भाग, छोटा वाला तो घटा कर 2 से भाग। ऐसा करेंगे तो ये तो रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो से रेशियो ही निकलेगा, तो वहां पर आपका रेशियो निकल जाएगा। जबकि हमें x का वैल्यू यानी x का मान पूछ रहा है, निश्चित यहाँ पूछ रहा है, तो एक बार जोड़ कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, ये प्रोसेस अप्लाई यहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि x और 1/x दोनों अलग अलग जाति का है। तो x तो जोड़ कर 2 से भाग, 1/x तो घटा के 2 से भाग, तो वहां पर दोनों का रेशियो निकल जाएगा। जबकि यहाँ हमें निश्चित राशि चाहिए, इसलिए नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना
गुना दूर से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x वेरिएबल टर्म है, x का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया +-2। नेक्स्ट, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो पहले a को कैलकुलेट करिए, फिर b का। तो 5 तिया 15 और इधर 3 इकाएं 3, सेम डायरेक्शन में तो घट जाएगा। 15 और 3 में अंतर है 12 a का। अब b का काम करिए, तो हो गया 5×5 = 25, भी है इधर 5 इकाएं 5, अपोजिट डायरेक्शन में, एक माइनस में एक प्लस में जुड़ जाएगा। तो 25 5 30 b। अब कटता है, काट लीजिएगा। 6 से कटेगा 2 बार और 6 से कटेगा 5 बार। गुणांक पलट दीजिए तो रेशियो निकल जाएगा। दो ही राशि है तो सीधा गुणांक को पलट लेंगे तो रेशियो निकल जाएगा। इस तरह से बोल दीजिएगा 5:2। अब हल हो जाएगा। नेक्स्ट, यही चीज ये भी है और यही चीज ये भी है, सिर्फ यहाँ पर बट्टा के रूप में लिखा हुआ है। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बट्टा का मतलब ही तो रेशियो ही होता है। तो आप इसको पढ़ेंगे 2a - 5b = 3a + 6b = 4:7। तो अब बच्चे की तरह पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखिएगा, फिर बोलेंगे नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो फिर तो लिखने में टाइम आपका चला ही जाएगा। तो आप सीधा तिरछा गुना करते हैं, उसी स्टाइल में तिरछा गुना करिए, डायरेक्ट पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करके आप लिखिएगा। तो चलिए तिरछा तिरछा गुना करते हैं। तो a को कंप्लीट कैलकुलेट करिए, 7 दूनी 14 है या 4 तिया 12 है, दोनों प्लस में ही है, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा। 7 दूनी 14 या 4 तिया 12 है, दोनों में अंतर है 2a। और इधर बोलिएगा 7 पंचे 35 और 4 छक 24, अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुट जाएगा। तो 35 और 24, तो 35 4 39 और 20, तो ये हो जाएगा 59b। गुणांक पलट दीजिएगा तो रेशियो लिखा जाएगा। तो ये इधर हो जाएगा 59 और इधर हो जाएगा 2। तो इस तरह से 59:2, जो ये इस तरह का हो गया। तो आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर बट्टा में 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर तो एग्जाम में आप बट्टा 1 लिख नहीं सकते हैं, मन में तो आप देख सकते हैं तीसरे नेत्र से कि बट्टा में 1 है, बस 1 बट्टा में है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 को 3 में गुना करेंगे, 3 इकाएं 3, इधर 5 तिया 15, तो 15 और 3 में अंतर है 12 का। और उधर बोलिएगा b को कैलकुलेट करिए, 5 इकाएं 5, 5 5 25, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा। तो ये हो गया 30b। तो 6 से कटेगा 2 और 6 से कटेगा 5, तो ये हो गया a:b। तो अब बोलिएगा 5:2। तो इस तरह से जल्दी से आंसर बोल दीजिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रीवियस लिखना छूटा हुआ, ये एसएससी का मेंस का एग्जाम में पूछा था। चलिए देखते हैं। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो अब कैलकुलेट करिए, 12 दूनी 24 x² है, इधर 19 4 76 x²। तो बोलिए 24 x² और 76 x² में अंतर है, सेम डायरेक्शन में घट जाएगा। तो 52 x² बराबर, बाई को कैलकुलेट करिए तो 12 पंचे 60 बाई², इधर 19 तिया 57 बाई²। एक प्लस में एक माइनस में जुट जाएगा। तो हम बोले इधर 12 पंचे 60 बाई² 19 तिया 57, यानी हो गया 117 बाई²। अब जल्दी से काट लीजिए, 13 × 52 13 17 से गुणांक पलट दीजिएगा, रेशियो लिखा जाएगा x² बाई²। गुणांक पलट लीजिए तो 9:4। 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो उस तरफ जाएगा रूट हो जाएगा, यानी x/y। तो बोल लीजिएगा 3:2। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3:2। ये भी उसी टाइप का है, कर लीजिएगा। तो कैसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ये आप टाइप 6 में सीखे।
टाइप 7 वही है, इसमें आपका इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था, सिर्फ कैलकुलेट करना था। लेकिन टाइप 7 में आपका भाषा दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, पढ़ के उस रूप में पहले इसको परिवर्तित करना है, फिर वही रूल लगाकर इसको जल्दी से सॉल्व कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। करा एक माल गोदाम में सोमवार एवं मंगलवार को क्रमशः 120 किलोग्राम एवं 150 किलोग्राम आलू भंडारित किए। सोमवार को 120 किलोग्राम और मंगलवार को 150 किलोग्राम आलू भंडारित किए गए। यदि प्रत्येक दिन 1 किलोग्राम आलू सड़ गए एवं सोम तथा मंगलवार को नहीं सड़ने वाले आलू की मात्रा का संगत अनुपात 3:4 है, तो नहीं सड़ने वाला का इधर रेशियो दिया हुआ है। आइए आपका टोटल भंडारित किया हुआ है जिसमें कह रहा है कि 1 किलोग्राम आलू सड़ा, तो अब 1 किलोग्राम जो सड़ा हुआ है उसको हटा दीजिएगा, तो अब ये जो शेष बचा वो कहलाएगा नहीं सड़ा हुआ। सोमवार को ये भंडारित हुआ इतना जिसमें 1 किलोग्राम सड़ गया, तो नहीं सड़ा हुआ, तो टोटल में से सड़ा हुआ वाला घटा देंगे तो नहीं सड़ा हुआ वाला बचा। उसी तरह से इसमें भी मंगलवार को भी उतना ही 1 किलोग्राम सड़ा था, इसको हटा दिए, तो ये नहीं सड़ने वाला यानी आपका इधर कह रहा है कि सोम तथा मंगलवार को नहीं सड़ने वाले आलू की मात्रा का संगत अनुपात 3:4 है। इधर अनुपात इतना है और प्रश्न में इधर 3:4 है, दोनों तो उसी का है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। पहले x को कैलकुलेट करिए तो इधर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 4x, सेम डायरेक्शन में, दोनों माइनस में, तो सेम डायरेक्शन में घटता है और अंतर कभी भी माइनस में नहीं प्लस में होता है, यानी x हो गया 4x और 3x में अंतर हो गया x का। और इधर बोलिए डिजिट को कैलकुलेट करिए तो 15 या 45 450 और इधर 12 चौ 48 यानी 480, तो 450 और 480 सेम डायरेक्शन में, दोनों प्लस है, दोनों में अंतर हो गया 30 का। तो इस तरह से प्रश्न में पूछ रहा है x का मान क्या है, तो आपका आंसर हो गया 30 है। तो इस तरह से जल्दी से आप आंसर दे दीजिएगा, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत बार रिपीट किया है, हालांकि यहाँ पे उतना बार लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन ये भी है, तो ये आपका बहुत बार रिपीट किया, बहुत पहले से ये क्वेश्चन पूछते रहता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने काला मोजा के 4 जोड़ा तथा भूरे मोजे के कुछ जोड़े का आदेश दिया। काला और भूरा, काला और भूरा। करा एक व्यक्ति ने काले मोजा का 4 जोड़ा तथा भूरे मोजे के कुछ जोड़ा, कुछ मतलब मालूम नहीं, मान लेते हैं x जोड़ा, तो ये तो संख्या का दिया हुआ है। काला वाला 4 जोड़ा और भूरा वाला x जोड़ा, मालूम नहीं था, हम x मान लिया, आप कुछ भी x के जगह लिख सकते थे। उनमें काले जोड़े का मूल्य भूरे जोड़े के मूल्य का दुगना था। काला वाला का मूल्य भूरा वाला से दुगना था, भूरा वाला 1 तो काला वाला 2, ये मूल्य का रेशियो है। अब कह रहा उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़े की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। रुकिए, आपको हम यहाँ बिल बना दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब बिल बनाते समय वहां पर बात हो रहा है कि लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या को अदली बदली कर ली, जिससे बिल 50% की वृद्धि हो गई, यानी गलत बिल बनाया। काला वाला को भूरा पढ़ लिया, भूरा वाला को काला पढ़ लिया,
जिसके कारण उसका बिल जो है 50% पहले से बढ़ गया। इसका मतलब हम यहाँ पर गलत बिल सही बिल का रेशियो लिखेंगे। तो चलिए पहले सही बिल का रेशियो लिखते हैं और फिर गलत बिल का रेशियो लिखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर x माने हुए हैं तो इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जब भी कोई वेरिएबल टर्म मानिएगा तो आपका दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चलना चाहिए। वो एक ही बात क्या चलना चाहिए भाई? तो उसको हर हाल में हमें इक्वेशन में बदलना है, क्योंकि जब तक इक्वेशन में नहीं बदलिएगा तब तक उस वेरिएबल टर्म का मान ज्ञात ही नहीं होगा। तो अब हमें इक्वेशन में बदलना था तो यहां तक पढ़ लिए। तो यहां आगे प्रश्न में कह रहा है उसका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़े की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। यानी सही वाला के अपेक्षा गलत वाला बिल 50% बढ़ गया। तो अब यहाँ पर हमें सही बिल और गलत बिल का उससे रेशियो लिखा जाएगा और यहाँ पर भी सही गलत बिल का रेशियो लिख दीजिएगा। तो अब हम बोलेंगे यहाँ भी सही गलत बिल और यहाँ भी सही गलत बिल। यहाँ से अभी दोनों को बराबर कर देंगे तो इक्वेशन में बदल गया। तो अब सॉल्व करिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब बिल बनाते हैं। पहले सही बिल बनाते हैं। काला वाला 4 जोड़ा मोजा था और एक जोड़ा का कीमत है 2, तो 4 जोड़ा का था 4 दूनी 8 प्लस, बोलिए भूरा वाला x जोड़ा खरीदा था जिसमें एक जोड़ा का कीमत है 1, तो x जोड़ा का तो x इकाई x। इस तरह से सही बिल इतना हो गया। गलत बिल बनाते समय भूरा वाला को काला पढ़ लिया और काला वाला को भूरा पढ़ लिया, यानी संख्या को अदला बदली कर दीजिए और उसके बाद बिल बन गया। तो बोलिए अब काला वाला को भूरा पढ़ लीजिए और भूरा वाला को काला पढ़ लीजिए और उसका बिल बना दीजिए, तो ये गलत बिल कहलाएगा। तो x इधर पढ़िएगा तो x जोड़ा है। अब बोलिए एक जोड़ा का कीमत है 2, तो x जोड़ा का तो 2x। और इधर बोलिए 4 इधर ले आइएगा तो एक जोड़ा भूरा वाला का 1 है तो 4 जोड़ा का तो 4 इकाई 4। इस तरह से आपका ये गलत बिल हुआ। तो बोलिए सही बिल और गलत बिल का रेशियो इधर इतना है और उधर कह रहा है कि लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़े की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तो बोलिए पहले था 100 और 50% वृद्धि हुआ, यानी हो गया 150। तो अब काट लीजिएगा तो 50 या 50 दूनी। अब रेशियो ऐसे बच्चे की तरह नहीं लिखिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में आप सीखे थे तो उससे तो डायरेक्ट हो जाएगा। 50% का मतलब 1/2, 50% का मतलब 1/2, यानी पहले था 2 अब वृद्धि हो गया 50%, यानी इधर वृद्धि है 1, अब बढ़ गया तो ये हो गया 3। पहले था 2 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 3, तो पहले वाला 2 बाद वाला 3। इस तरह से अगर ऐसे दिक्कत है तो आराम से वैसे ही लिखिएगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 50% बढ़ गया तो 150। काट छाट करेंगे तो वही आपका 50 दूनी 50 दिया। तो बच्चे की तरह इतना लिखते नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट अब करिएगा। 50% 1/2 मतलब पहले था 2 वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 3। 50% वृद्धि लिखा हुआ था तो 2 3। अब जल्दी से सॉल्व करिए। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो पहले तो x को कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये 2 दूनी 4x और इधर हो गया 3x, तो सेम डायरेक्शन में घटेगा तो बच गया x। और उधर बोलिए डिजिट को कैलकुलेट करिए तो 4 दूनी 8 है, इधर 8 तिया 24। 24 और 8 में अंतर है 16 का, तो x का वैल्यू आ गया 16। x भूरा वाला जोड़ा है, मतलब x जोड़ा भूरा मोजा खरीदा था, तो यहाँ पर x का मतलब 16 से है। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, मूल रूप से मोजे के काले तथा भूरे जोड़े का अनुपात क्या था, मतलब उसकी संख्या का अनुपात क्या था। तो बोलिए काला वाला है 4 जोड़ा और भूरा वाला है 16 जोड़ा, तो रेशियो काट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका इससे 4 बार, यानी 1:4। तो आंसर हो गया 1:4।
काला और भूरा जोड़ा के संख्या का अनुपात। तो इस तरह से आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये वही प्रश्न है, सिर्फ यहां पर कमीज लिखा हुआ मोजा के जगह पर सॉल्व कर लीजिएगा। करा एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को अधिकतम x अंकों में से 336 अंक मिले। x अंकों में से 336 अंक मिले, यानी x अंक है जो पूर्णांक है और 336 अंक प्राप्त हुआ, यानी प्राप्तांक है। तो अब देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को अधिकतम x अंक में से 336 अंक मिले। यदि अधिकतम x अंकों को, यानी अधिकतम का मतलब पूर्णांक है x, कर अधिकतम x अंकों को यानी पूर्णांक को 400 अंक में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मतलब पहले x था, x का मतलब कितना है ये मालूम नहीं, लेकिन अब कह रहा है कि वो पूर्णांक जो x था उसको 400 बना दिया गया। तो पहले पूर्णांक x था तो प्राप्तांक 336 था। अब कह रहा है कि पूर्णांक को 400 बना दिए तो उसे 192 अंक मिले, तो उसका प्राप्तांक 192 है। पूर्णांक का रेशियो एक साथ, प्राप्तांक का रेशियो एक साथ। x वाला का पूर्णांक पहले लिखे हैं तो x वाला का प्राप्तांक भी यहाँ पहले लिखे हैं। 400 पूर्णांक बाद में लिखे हैं तो इसका प्राप्तांक भी बाद में लिखे हैं। अब ये बिल्कुल सही है, सॉल्व कर लीजिएगा। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो ये हो जाएगा 400 गुना 336, 192 गुना x। तो 192 नीचे लिख दीजिए या इधर ही लिख के काट छाट कर लीजिएगा। तो अब जल्दी से इसको काटिएगा तो 16 इकाई 16 बच गया 3, 16 दूनी 32, 16 से काटेंगे 16 दूनी 32, 8 बचा 16 पंचे 80, 12 से काटिएगा तो हो जाएगा 12 दूनी 24, तो यहाँ हो गया 9, तो 12 8 96, तो 25 गुने 28, 25 8 200 के 0 हासिल 20, 25 दूनी 50, 20 70, तो आपका आंसर हो जाएगा 700। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन पहले नहीं रहता था, लेकिन ये सब क्वेश्चन अब इस तरह का अब का ही है, ये सारा पूछा हुआ। बहुत पहले ये सब चीज़ नहीं रहता था, लेकिन अब इस टाइप का एग्जाम में रहने लगा है। चीज़ वही है, बस सिर्फ आपको इसको लिख कर करना है सेटिंग। करा x के 55%, x के 55% एवं y का 88% का संगत अनुपात 1:2। इधर इन दोनों का अनुपात इतना है और उधर बोलिए आपका अनुपात दिया हुआ है 1:2। इस तरह से दोनों आपस में बराबर हो गया। करा x के 55% एवं y के 88% का संगत अनुपात 1:2 है, यानी इन दोनों का अनुपात 1:2 है। अब यहाँ लिखा है कि x एवं y का अंतर 10 है, तो आपसे पूछ रहा है 3x प्लस y का मान क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर दो अनुपात बराबर है, तो इससे आपका एक रेशियो प्रकट हो जाएगा। फिर रेशियो प्रकट हो जाएगा तो निश्चित राशि यहाँ है, तो जब दो अनुपात बराबर हो तो उसे एक अनुपात में प्रकट करना, फिर जो भी दिया हुआ उसका तुलना उससे करके निकालना, उसको जल्दी से गुना कर लेना है। तो उसी से रिलेटेड ये सारा प्रश्न दिया हुआ है। तो दो अनुपात बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक अनुपात निकल जाएगा, फिर जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कर लीजिएगा। प्रतिशत से प्रतिशत
11 से कटेगा 5, 11 से कटेगा 8। अब जल्दी से सॉल्व करिएगा तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो x को कैलकुलेट करिए, 5 दूनी 10 x बराबर इधर हो गया 8y। 2 से कट गया 5, 2 से कट गया 4, तो x और y गुणांक पलट देंगे तो ये हो गया आपका 4:5। गुणांक पलट दिए 4:5। अब यहाँ x एवं y का अंतर, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, जो भी बड़ा रहे। तो यहाँ पर अंतर है 1 का, जो भी पूछेगा उसको गुना कर लीजिएगा। 3 गो x, 3x प्लस y यानी 3x और 1y का जोगफल पूछ रहा है। 3x तो 1x का वैल्यू 4 है, 3x 4 थी 12, 1y तो 12 5 17, तो गुना कर लीजिए 170। तो आपका आंसर हो गया 170। इसी तरह से अब आगे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये भी वैसा ही है, आप कर लीजिएगा। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये भी वही चीज अब हो जाएगा, परंतु एक आठ और कर देते हैं। करा बाई x का 5 गुना है। बाई जो है वो x का 5 गुना, अगर ये 1 होगा तो ये 5 होगा। आगे कह रहा है एवं y प्लस 1 तथा x प्लस 14 का अनुपात। y प्लस 1 और उधर x प्लस 14, इसका अनुपात उधर कह रहा 3:1 है, तो यानी दोनों आपस में बराबर है। कह रहा बाई x का 5 गुना है एवं y प्लस 1 तथा x प्लस 14 का अनुपात 3:1 है। x एवं y के मध्य का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रेशियो दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से रेशियो नहीं निश्चित राशि निकल जाएगा। कैसे भाई? तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करिए। तो अब इधर हो गया आपका y प्लस 1 और इधर हो गया आपका 3x प्लस 14 42। 3x को इधर ले आइए तो y माइनस 3x और 1 को उधर ले जाइए तो घटकर बचेगा 41। तो ये निश्चित राशि यहाँ से निकल गया और रेशियो यहाँ दिया हुआ, तो जल्दी से तुलना कर लीजिए इसको। निश्चित राशि, अब ये निश्चित राशि है y और 3x का अंतर, तो 3x का मतलब हो जाएगा 3 इकाई 3, तो y में से 3x घटेगा यानी 3 घटेगा, तो 5 में से 3 घट गया 2। निकालना है उसको, गुना करिए। तो कह रहा है x एवं y के मध्य क्या अंतर है, तो x और y में यहाँ अंतर देख लीजिए, कितने का यहाँ अंतर है? 4 का, तो 4 से गुना कर लीजिएगा तो इससे कट जाएगा 2 बार, तो 41 दूनी 82। तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा 82। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ कर रहा है x का 7/19 भाग y के बराबर है, यानी x का 7/19 बराबर y लिख दीजिएगा। तो तिरछा गुना करें, गुणांक पलट दीजिए, रेशियो लिखा गया। और कह रहा है इतना तथा इतना का संगत अनुपात इतना है, तो इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ से निश्चित राशि निकल गया। तो निश्चित राशि का इससे अनुपात से तुलना कर लीजिएगा, निकालना है y तो y से गुना कर लेंगे। ये भी वही चीज है जो वो है, तो आप कर लीजिएगा। इसको थोड़ा देखना है। करा x प्लस 8 एवं y के मध्य का अनुपात। x प्लस 8 एवं y के मध्य अनुपात 5:4 है। अब यहां से आपका रेशियो दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो 2 वेरिएबल टर्म है तो रेशियो ही निकलेगा। लेकिन यहां पर देखिए आगे क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है सिर्फ x का मान, तो कह रहा 36। क्या 36? तो आगे पढ़ते हैं। 36 22 से 125% अधिक है, यानी 36 जो है ना 22 के बराबर नहीं है। 36 जो है 22 से 125% ज्यादा है। तो हम यहाँ 22 लिखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होगा,
क्योंकि 36 के बारे में कह रहा 22 से 125% ज्यादा है, तो इसको भी ज्यादा करिए। तो ये चाहे जितना भी है अपने आप में प्रतिशत के नजरिए से देखिएगा तो 100% कहलाएगा। कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण होता है, यानी 100% होता है, और उसमें 125% ये अधिक है, तो इसको भी 125% अधिक कर दीजिए, तभी तो इन दोनों को बराबर आप लिख सकेंगे। तो 100% है, 125% बढ़ा दिए तो ये 225%। तो इतना का 225%, हटाइएगा तो बट्टा में 100 लिखिएगा। या तो 125% को आप पढ़ते 5/4, तो आप बोलिए पहले था 4, 5 बढ़ गया तो ये होता 9/4। यहाँ काट के 9/4 लिखते हैं, देखिए कटेगा 25 से 4 और 25 से 9, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे 9/4 जब तीसरा नेत्र से देखते। तो हम बोले 125% मतलब 5/4, पहले था 4, 5 वृद्धि हुआ तो 5 4 9, यानी 9/4, तो डायरेक्ट 9/4 लिख सकते थे। 9 चौ 36, तो ये 4 चौ 16, तो 22 बराबर हो गया 16। अब हमें 22 का मान मालूम हो गया, तो जल्दी से 22 के जगह पर आप 16 लिख दीजिए। अब नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो इधर हो गया 16 पंचे 80, इधर हो गया आपका 4x प्लस 32। अब बोलिए 32 उधर जाके घट जाएगा तो 4x बराबर, तो ये 48 हो जाएगा। तो अब बोलिएगा 4 से ये कट जाएगा 48 12 बार, तो x का वैल्यू 12, वही तो पूछ रहा है x कितना होगा, तो आंसर हो गया 12। इस तरह से आप टाइप 7 भी समाप्त कर लिए। अब आते हैं टाइप 8, जो कि अब इन सभी टाइप से अलग है। तो यहां से अब ट्रैक चेंज होगा, है समानुपाती लेकिन ये अलग चीज है। टाइप 8, इसमें आपको सीखना है, इधर 3 टाइप बचा हुआ होगा, टाइप 8 9 10। तो चलिए देखते हैं। टाइप 8 ये अलग चीज है, पहले आराम से सीखना है, फिर जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है ए बी का लिखा हुआ है ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती। लिखा हुआ है ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ कन्फ्यूजन होता है, और होता ही नहीं है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैथ में तो इस तरह का टर्म बहुत ना के बराबर आता है, लेकिन जब रीजनिंग पढ़ेंगे, पजल सेक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पर इस तरह का समस्या आता है, और ये पढ़ने नहीं आता है, जिसके वजह से आंसर वहाँ पर गलत निकाल लेते हैं लोग। तो हम उसको पहले लिखने पढ़ने के लिए सिखा रहे। लिखा हुआ है ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, हम आराम से पहले लिख दे रहे हैं। लिखा हुआ है ए बी का, उसी सेंटेंस को लिख रहे हैं, समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपका सेंटेंस में लिखा हुआ है, ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब देखिए करा है ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती। अब इसी लाइन को हम एक बार फिर लिख रहे हैं, ए बी का समानुपाती
है जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ये रहा। हालांकि हमें यहां पर जरूरत नहीं था ये सब समझाना, लेकिन यहां लोगों को अर्थ समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा अच्छा रहेगा, आगे भी आपको काम आएगा। चलिए देखते हैं। अब ये दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया है, जिसमें पहला सेंटेंस तो डायरेक्ट दिख रहा है ए बी का समानुपाती है। इसमें दूसरा सेंटेंस क्या होगा, मन में आप सोचिए। ये दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया है, जिसमें पहला सेंटेंस तो यहां दिख रहा है ए बी का समानुपाती है, तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है मतलब ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है कि बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है। यहीं पर लोगों को गड़बड़ हो जाता है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समझा रहे। इसमें भी तो पहला सेंटेंस आपका वही होगा, ए बी का समानुपाती है। यहां लिखा हुआ जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें यहां पर आपका आया हुआ है तथा, इसमें आपका आया हुआ है जो कि। अब इसका दूसरा लाइन आपको लिखना है, तो अब बताइए यहां पर ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है कि बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब जरा हम देखें, यहां समझा रहे, जरा गौर करिएगा। यहां पर लोगों को समस्या होता है, अब उस चीज को हम थोड़ा अच्छे से बोल देते हैं। ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तथा यहां पर कंजंक्शन है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन जब भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है तो वो हमेशा फर्स्ट नाउन के लिए आता है, पहला कर्ता के लिए आता है। तो यहां पर बोलिए ए और बी दो गो नाउन है, मतलब कर्ता दो गो है। तो अब यहां पर तथा के जगह पर यहां पर तथा, एवं, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब कंजंक्शन है। और जब भी कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है तो वो फर्स्ट नाउन के लिए आता है, पहला कर्ता के लिए आता है। तो यहाँ तथा के जगह पर ये सब में से कुछ भी लिखा रह सकता है, तथा, एवं, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह का टर्म। तो ये कंजंक्शन होता है। और जब भी इंग्लिश वाला में आपका एंड और बट लिखा हुआ रहेगा, हिंदी वाला में तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु और इस तरह का टर्म लिखा हुआ रह सकता है। तो अब हम बोले कि ये जब भी आता है तो ये कंजंक्शन, और कंजंक्शन फर्स्ट नाउन के लिए आता है, पहला कर्ता के लिए आता है। तो यहाँ दो गो नाउन है, दो गो कर्ता, जिसमें फर्स्ट में ए है, यानी तथा यहाँ पर ए के लिए आया हुआ है, यानी तथा के जगह पर ए लिख कर पढ़िएगा तो हो जाएगा ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूसरा सेंटेंस होगा ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है, ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती यानी बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, जो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पर आइए, ये जो कि लिखा हुआ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, यहाँ हिंदी वाला में जो या तो जो कि लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश वाला में हु, विच, दैट, इस तरह का टर्म आता है। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, या जब भी सेंटेंस में आता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो ये नजदीकतम नाउन के लिए, नजदीकतम कर्ता के लिए आता है। तो यहाँ दोनों में से इसके नजदीक में यहाँ पर बी पड़ रहा है, अर्थात जो कि लिखा हुआ है वो ए के लिए नहीं है, बी के लिए है, अर्थात जो कि के जगह पर बी को लिखकर पढ़िएगा। तो इसमें दूसरा सेंटेंस हो जाएगा बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, बी सी का व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर लोगों को परेशानी होता है, यहाँ ए बी का समानुपाती है, पढ़ देते कि
बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है तो गड़बड़ हो जाता। इसमें आपका ए बी का समानुपाती है जो कि सी का व्युत्क्रमानुपाती, अगर यहाँ पढ़ देते ए सी का व्युत्क्रमानुपाती तो ये गड़बड़ हो जाता। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाला में जो या जो कि लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश वाला में आपका हु बेच दैट इस तरह का रहता है, यहाँ तथा और लेकिन किंतु परंतु इस तरह से, इंग्लिश वाला में एंड और बट रहता है। तो ये हमारा काम नहीं था, परंतु समझा दिए कि कुछ लोगों को अगर अर्थ समझने में दिक्कत हो तो फिर मैथ का रूल का नॉलेज आपके पास रहेगा और अर्थ नहीं समझ पाइएगा, पढ़ने में अगर मिस हो जाएगा तो आंसर भी आपका मिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, लिखा हुआ है ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है तथा आया है फर्स्ट नाउन के लिए, पहला कर्ता के लिए। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जरा अच्छे से आप समझिएगा। लिखा हुआ है ए बी का समानुपाती है, ए बी का समानुपाती है, ये समानुपाती का सिंबल है, ए बी का समानुपाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, करा तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तथा आया है फर्स्ट नाउन के लिए, यानी वहां पर तथा की जगह ए लिखेंगे तो ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का भी सिंबल यही होता है, लेकिन जब भी व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो बट्टा में लिखते हैं। तो हम बोले ए बी का समानुपाती, अगर कहता ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है तो ए यहाँ पर यही सिंबल रहता, वन बट्टा बी लिख देते तो उसी को पढ़ते ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो उधर हो गया ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी ए सी का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो बट्टा में, समानुपाती कहेगा तो सीधा ऊपर ही लिख देते। अब हम बोले कि ये अलग घर है, ये अलग घर है, दोनों घरों के बीच में हम संबंध जोड़ना चाहते हैं। तो संबंध जोड़ने के लिए शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कोई ना कोई एक मीडिएटर होना चाहिए। जब तक मीडिएटर नहीं होगा तो संबंध जुड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ भी दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना है तो कोई ना कोई मीडिएटर होगा। देखिए यहाँ पर मीडिएटर का काम कौन करेगा, ये दोनों में है, अर्थात ये मीडिएटर है। तो अब मीडिएटर है तो अब दोनों घरों के बीच में संबंध जुड़ेगा। तो अब हम इसी को लिखेंगे ए बी का समानुपाती है और लिखना है कि ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसे लिख दिए तो हो गया ए बी का समानुपाती और ए सी का व्युत्क्रमानुपाती। हम बोले ए बी का समानुपाती दिख रहा है और ए सी का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा बट्टा में आ गया। तो ए बी का समानुपाती, ए सी का व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर सिंबल आएगा तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि गुना आएगा कि भाग आएगा। तो अनुपात हो या समानुपात, अनुपात समानुपात अधिक और कम को नहीं बतलाता, ये हमेशा गुना भाग को बतलाता है। इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं आएगा। अनुपात समानुपात अधिक और कम को नहीं बतलाता, हमेशा गुना भाग को बतलाता है। इसलिए यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं आएगा, गुना भाग आएगा। तो अब यहाँ गुना लिख दिए, भागा में लिखते तो भागा देते तो इसको ऊपर करके लिखना पड़ता, इसलिए हमेशा गुना ही दीजिएगा। तो हमेशा इसमें गुना दे देंगे। अब हम बोले कि इसको तो इतना विस्तार से लिखे, अब इतना विस्तार से नहीं लिखिएगा, अब ये सब इतना लिखते नहीं रहना, एक बार में इतना लिखा जाना चाहिए। हमें समझाना था इसलिए विस्तार करके लिख दिए। तो यहाँ पर दिख रहा है ए बी का समानुपाती है तथा ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं बी बट्टा सी। अब इतना आपको करना नहीं है, एक ही बार में डायरेक्ट लिखा जाना चाहिए। तो देखिए अब इसी चीज को हम फिर से लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती। कौन सी का व्युत्क्रम, तथा है जो फर्स्ट नाउन के लिए ए है, यानी ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है तो सी को बट्टा में लिख दिए। हो गया ए बी का समानुपाती और ए सी का व्युत्क्रमानुपाती। अब हम बोले इसको सॉल्व करने का नियम, आप तो आशा करते हैं कि आप डायरेक्ट इस तरह से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। करा ए बी का समानुपाती और ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसको सॉल्व करने का नियम है, जब भी इस तरह का चीज आए
इसको सॉल्व करते हैं तो इस सिंबल को जब भी हटाते हैं तो इसको हटाते हैं तो इक्वल टर्म आता है और एक स्थिरांक आता है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए के लिख दिए। के का मतलब ये अनंत होता है, इसको अनंत बार लिख भी सकते हैं। अगर ना भी ये लिखते हैं तो के कांस्टेंट यानी अनंत बार को ही वो दर्शाता है, इसलिए ऐसा लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, वो उसका मतलब वही हो गया। अब बाकी जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा। इस सिंबल को हटाते हैं तो इक्वल और एक स्थिरांक लाते हैं, बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही लिखिएगा। इधर ए है तो ए लिखिएगा और इधर बी बट्टा सी है तो बी बट्टा सी यहाँ हमेशा गुना में आएगा। अब जैसे आप सॉल्व करते हैं करिए, तिरछा तिरछा गुना करिए तो इधर गुना करिएगा तो हो जाएगा a इंटू सी। बी को अभी ले आइए, चाहे एक स्टेप और कर लीजिए। चलिए अभी हम ले आते हैं तो बट्टा बी। इधर बचा क्या तो सिर्फ के, इसको अनंत लिखिए या ना लिखिए वो अनंत ही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हो गया a इंटू सी बट्टा बी बराबर के कांस्टेंट। इसको अनंत बार लिखा जा सकता है, यानी जब अनंत बार लिखा जा सकता है तो इसी को लिख सकते हैं a1 c1 बट्टा b1। दूसरा बार लिखेंगे तो a2 c2 बट्टा b2। समझिए कि ये अनंत बार लिखा जाता है, उसमें ये कोडिंग दे दिया कि ये पहला, सॉरी ये 1 है यहाँ, a1 c1 b1 इक्वल टू a2 c2 b2। और आगे लिखिएगा तो बोलेंगे a3 c3 b3। और आगे लिखिएगा, ये अनंत बार लिखा जा सकता है लेकिन जरूरत आपको 2 ही बार का पड़ेगा। कहिएगा 2 ही बार का क्यों जरूरत पड़ेगा, अनंत बार का क्यों नहीं? तो हम बोले कि यहाँ पर 2 ही बार का हमेशा जरूरत पड़ते रहता। अगर अनंत बार लिखने का जरूरत पड़े तो आप लिखिएगा, लेकिन 2 बार क्यों भाई? तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वैल्यू जो कह रहा है ए बी तथा सी का मान 40 12 15 है, तो एक ग्रुप में ए बी सी ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ तो तीनों का मान पुट कर देंगे। और आगे कह रहा है कि जब बी तथा सी का मान 45 तथा 90 हो तो ए का मान क्या हो। तो पहला ग्रुप में तीनों का दिया हुआ, दूसरा वाला ग्रुप में वहाँ बी और सी का मान दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ है तो ए यहाँ खाली रह जाएगा। अब सॉल्व करिएगा तो इधर तीनों का दिया हुआ, इधर 2 का दिया हुआ, ए का ज्ञात है तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर मान पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सिखाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखे एक बार फिर से। अब इसी को इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, जल्दीबाजी में आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, लिखा हुआ ए बी का समानुपाती तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती। आप जानते हैं कि इस सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल एक स्थिरांक आएगा। अब इधर ए लिखेंगे, इधर बी बट्टा सी, फिर तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो अब ये क्यों ना कर ले, तो हम बोलेंगे a इंटू सी। अब बी इधर चलाया तो बट्टा बी एक बार में लिखा जाएगा। अब बच्चे की तरह अनंत बार लिखते नहीं रहिएगा, जय बार का जरूरत पड़ेगा तय बार लिख लेंगे। अब यहाँ कोडिंग करते रहिएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो उतना करना नहीं है सीधे। अब ये तो अनंत बार इसको लिखा जा सकता है कि क्यों कांस्टेंट है। अब जय बार जरूरत पड़ेगा तय बार लिखिएगा। तो कह रहा ए बी तथा सी का मान क्रमशः 40 12 15 है। आगे कह रहा बी तथा सी का मान क्रमशः 45 तथा 90 है, तो ए का मान क्या है? तो चलिए जल्दी जल्दी रखिए। ए तो बोलिए 40, बोलिए बी तो 12 बी बट्टा में है, और बोलिए सी 15 सी ऊपर है। तो ये जल्दी से पुट कर लिए। दूसरा बार भी वैसे ही पुट कर लीजिएगा। ए वहाँ मालूम नहीं है तो ए छोड़ दिए। बोलिए बी बट्टा में है यहाँ, तो बी का वैल्यू नीचे रख दीजिए 45। बोलिएगा सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 90 जो कि ऊपर में है, तो 90 ऊपर लिख दिए। अब जल्दी से काट छाट कर दीजिए तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा। 45 से 90 कटेगा 2 बार, 2 से आप काटिएगा 20 बार, 3 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 5 और 4 से कटेगा 5। अब बोलिए इधर ए बचा, इधर 5 गुने 5 यानी 25, तो ए का वैल्यू आपका आ गया 25। तो इस तरह से आंसर बोल दीजिएगा ए बराबर 25, तब सॉल्व हो जाएगा। ये भी वही है। अब इस तरह से आप कर लीजिएगा। ए का मान 10, बी तथा सी का मान 5 6 है, बी तथा सी का मान 40 60 है, तो ए का मान कितना होगा वही चीज है, आप इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट
ये भी वही है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ये भी वही है, हो जाएगा, परंतु एक और कर देते हैं। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए बी के घन, बी के नहीं, बी के घन मतलब क्यों, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती कहा था, इसलिए बट्टा में लिख दिए। अब आप जानते हैं कि इस सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल और एक स्थिरांक लाएंगे, फिर इसको ए लिखिए इधर 1/bq, तो तिरछा अब ये क्यों ना गुना कर ले, तो a इंटू bq बराबर के, मतलब ये कांस्टेंट है, अनंत बार इसको लिखा जा सकता है। जल्दी से अब मान पुट कर दीजिए। तो हमेशा इसका दो ही ग्रुप का जरूरत पड़ता है। देखिए 2 गो ग्रुप में है, जिसमें एक ग्रुप में सबका वैल्यू दिया रहेगा, एक ग्रुप में किसी एक का नहीं दिया रहेगा, उसको निकालने के लिए कहेगा। तो कह रहा है ए का मान 2 है, ए की जगह पर 2 लिखे, और कह रहा बी का मान 3 है, तो 3 का क्यू 27 बराबर, फिर वही चीज, तो कह रहा ए का मान 27/32 है, तो बी का मान क्या, बी हमें मालूम नहीं, बी को बी ही छोड़ दीजिए, लेकिन क्यू है तो आप क्यू लिख दीजिए। अब बोलिएगा 27 से 27 भगवान को प्यारे हो गए, इधर 32 दूनी 64, बी क्यू का वैल्यू है 64। लाइए एक स्टेप लिख देते हैं। बी क्यू मतलब 64, 64 का मतलब होता है 4 का क्यू, तो उधर जाएगा क्यूब रूट निकल जाएगा तो 4, या तो बोलिए कि घात सेम है तो बेस भी सेम, तो बी बराबर सीधा बोल देंगे 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से हल कर दीजिएगा। नेक्स्ट, तो अब आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही चीज है, लेकिन यहां आप कंफ्यूजन में रहिएगा, इसलिए हम सॉल्व कर देते हैं। यहां पर ऑप्शन थोड़ा अलग ढंग से दिया हुआ है। क्यों अलग ढंग से दिया हुआ है, इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बाई क्यू के समानुपाती है, समानुपाती है, एक्स स्क्वायर बाई क्यू के समानुपाती है। इस सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल स्थिरांक लाएंगे, इधर एक्स स्क्वायर बाई क्यू, तो इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बट्टा बाई क्यू, ये रहा। अब इसको तो अनंत बार आप लिख सकते हैं। उधर अब कह रहा है x बराबर 6, x का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36। कह रहा है y बराबर 3, तो 3 रखेंगे, 3 का क्यू 27 बराबर। अब दूसरा ग्रुप में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना x का दिया हुआ है ना y का, तो x को x ही लिख दीजिए और y को y ही लिख दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू है तो क्यू। अगर वैल्यू दिया रहता किसी एक का, एक्स या वाई किसी एक का, अगर एक्स का दिया रहता तो वाई पूछता, अगर वाई का दिया रहता तो एक्स पूछता, तो बिल्कुल निकल जाता। तो यहाँ पर दोनों अज्ञात है, इसलिए किसी एक का तो वैल्यू निकलेगा नहीं। यहाँ से अब रेशियो निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर रेशियो भी यहाँ स्क्वायर में क्यू में, इसलिए वहां पर इसके बीच में संबंध पूछ रहा है। कह रहा है तो निम्न में से ठीक संबंध क्या होगा, इसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। कटता है, काट लीजिएगा। 9 से काटेंगे 4 और 9 से काटेंगे 3, तिरछा तिरछा गुना कर लीजिए तो हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 4/q। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ऐसा किसी में है तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 4/q, ये ए में ही है, तो आपका आंसर हो गया ए। तो अब इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लिखा हुआ जब C समानुपात D, तो अब C D के समानुपाती है। C 28 D 21, तब अनुपातिक स्थिरांक, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, वही है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आप बोलिए यहाँ पर C समानुपात D, अब यहाँ सिंबल हटाएंगे तो इक्वल और एक स्थिरांक लाएंगे, और यही तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू। अब बोलिए अभी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा C/D। तो आपसे ये पूछा जा रहा है तो C और D का मान पुट कर दीजिए। तो C का मान रखिएगा 28 और D का मान रखिएगा 21। अगर संबंध पूछा होता तो हम बोले पहला ग्रुप में C और D दोनों का वैल्यू दिया हुआ है तो C और D पुट कर दिए, और दूसरा ग्रुप में
किसी का नहीं दिया हुआ था तो सी की जगह सी लिख देते, डी का जगह डी लिख देते, तो तिरछा तिरछा गुना करते हो तो उसी तरह से रिलेशन निकल जाता, संबंध निकल जाता। लेकिन यहाँ संबंध भी नहीं पूछ रहा है, करानुपातिकता स्थिरांक बताइए। स्थिरांक मतलब यही तो के कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो यही तो पूछ रहा है। सोल्व कर दीजिए, 7 से काटेंगे 3 और 7 से काटेंगे 4, तो आंसर हो गया 4/3। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट, इसमें तो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिर्फ मान पुट कर दीजिएगा जो भी दिया हुआ है, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें संबंध जोड़ना पड़ेगा, भाषा सिर्फ दिया हुआ है, इसके बीच में रिलेशन आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम पढ़ते हैं, चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। चाल स्पीड एस लिख रहे हैं, चाल समय के वर्गमूल, समय को टी लिख रहे हैं, के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब बट्टा में लिखिएगा, समय है तो टी लिख दे, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। करा चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब जल्दी से सॉल्व करिएगा, तो इक्वल एक स्थिरांक तिरछा गुना करिएगा, तो ये आपका ऐसा हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब दो ही ग्रुप का जरूरत पड़ेगा। आगे कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक जीव किसी निश्चित दूरी को 4 घंटे में, 40 किलोमीटर, एस का वैल्यू दिया हुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, चाल है, एस का वैल्यू है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक जीव किसी निश्चित दूरी को 4 घंटा में, यानी टी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4। आगे वह जीव 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो वही टी छोड़ दीजिए, मालूम नहीं है। 40 से 80 कट जाएगा 2 बार। बोलिए √4 का वैल्यू तो 2 ही होगा, तो 2 से 2 कैंसिल एक बार। तो आप बोलिएगा, लिख देते हैं एक स्टेप और, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं था। आप बोलिए इधर स्क्वायर रूट है तो उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो आपका आंसर हो गया 1 घंटा। तो ये आपका आंसर है। और इससे रिलेटेड जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो घुमा फिरा कर और भी बहुत काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी वहाँ पर मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर तो बेसिक चीज़ सीख रहे थे, आगे बढ़ेंगे तो फिर इससे रिलेटेड टाइम एंड डिस्टेंस में घुमा कर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, अभी आपका ये बन जाएगा। अब फिर ये टाइप चेंज हो गया, ये भी समानुपाती है, लेकिन यहाँ पर एक ही रेशियो से आपको तुलना करके निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करिएगा जरा देखते हैं। लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ और बहुतों बार पूछा है, लिखा हुआ नहीं है परंतु ये बहुत बार रिपीट किया हुआ है। ये भी सब पूछा हुआ है, सब एग्जाम में इस तरह का चीज रहता है। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में हमेशा हर तरह का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। करा सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। लिखना नहीं था परंतु लिख देते हैं, सोना का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। करा सोना का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो आप कहिएगा कि ये वाला सिंबल हटाएंगे तो इक्वल और स्थिरांक ले आएंगे, फिर इसको तिरछा गुना करेंगे तो मूल्य बट्टा भार का स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। लेकिन सभी जगह सेम ही प्रोसेस हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, हम ये लिखने से पहले रुकते हैं, पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग को ये काम करते थे, तो अब हम बोले कि इसको आप इक्वल लिखते थे और इसके बदले एक स्थिरांक लाते थे कि हम कांस्टेंट के लिए के लिख दे रहे थे, के की जगह आप कुछ भी लिख सकते थे। तो इस सिंबल को हटाते हैं तो इक्वल और एक स्थिरांक लाते थे, फिर जो जैसे है उसको वैसे ही लिखते थे, फिर तिरछा तिरछा गुना करके
अब उसके बीच में संबंध प्रकट कर लेते थे। अब करते क्या थे कि क्वेश्चन में वैल्यू दो ग्रुप में बटा हुआ रहता था। तो दो ग्रुप में से एक ग्रुप में सभी का वैल्यू रहता था और दूसरा ग्रुप में कोई एक अज्ञात रहता था, बाकी सबका दिया रहता था। तो वहां मान निकलता था। अगर एक से अधिक आपका अज्ञात रहता था तो वहां पर संबंध निकल जा रहा था। तो वहां पर हम लोग ऐसा करते थे, क्यों? क्योंकि दो ग्रुप में आपका वैल्यू दिया हुआ रहता था। लेकिन इस क्वेश्चन में पढ़िए तो उस तरह का दो ग्रुप में नहीं दिया हुआ है। स्टेटमेंट यहाँ पर इस तरह का दिया है, लेकिन आगे जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें दो ग्रुप में बांट कर ये दिया हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पर इक्वल और लिखेंगे, स्थिरांक लिखकर तिरछा गुना कर मत लीजिएगा। पहले क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कर आए सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3-2-1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, एक सोना को 3-2-1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, किसी सोनार के पास सोना वाला ईंटा होगा। अब ईंटा मत बोलिए, ईंटा पुराना जमाना में ज्यादा लोग सोना रखते थे। अब बिस्किट बोलिए, अब बिस्किट भी नहीं बोलिए, सोना वाला टॉफी। तो अब सोना महंगा हो गया थोड़ा। तो करा सोना का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3-2-1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, मतलब किसी सोनार के पास ये सोना वाला बिस्कुट था। बेचारा वो इंतजार कर रहा था कि किसी के घर में शादी विवाह हो तो कोई एक ही ऐसा ग्राहक आए कि इससे सारा सामान बनवा ले और ले जाए, लेकिन ऐसा कोई आ नहीं पाया। तो अब यहाँ पर समस्या इसको खड़ा हो गया। सोचा कि चलो एक ही ग्राहक को बेच नहीं पाएंगे तो टुकड़ा टुकड़ा करके बेचो, जो आवे उसको उतना बेच दो। तो कह रहा है एक सोने को 3-2-1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, ये भार का रेशियो दिया हुआ है, ये भार का रेशियो दिया हुआ है। किसी को 3 ग्राम, किसी को 2 ग्राम, किसी को 1 ग्राम, चाहे जो भी हो, हम ऐसे ही समझने के लिए पढ़ रहे थे। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 ग्राम, जितना भी बेचे वो समझे। कह रहा है एक सोने को 3-2-1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, ये तोड़ कर बेचा है, तोड़ने पर 3-2-1, यानी बिना टूटे इसका भार आप बतला सकते हैं। बिना टूटे इसका भार आप बतला सकते हैं। ये तोड़ कर बेचा तो किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 दिया, तो बिना टूटे इसका भार हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6। अब आगे कह रहा है कि सोने को 3-2-1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ। 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ। मतलब वो सोचा था कि एक ही ग्राहक को दे देंगे, तो जब एक ही ग्राहक को बेचता तो उसको थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता। टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा, जिसके वजह से उसको थोड़ा कम मिला। तो वही कह रहा है कि 3-2-1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ। किससे तुलना करके बोल रहा है कि कम प्राप्त हुआ? बिना टूटे। तो आप बोलिए ये 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ, जो तो मूल्य का निश्चित राशि दिया हुआ है। तो मूल्य का तुलना मूल्य से ही करिएगा, निकालना है उसको गुना निश्चित राशि या मूल्य का। तो अब हम बोले थे कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ पर मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती, तो अब भार को डायरेक्ट नहीं मूल्य पढ़ सकते हैं। इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं कि यहाँ कंडीशन आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि सोना का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब उसके समानुपात में है। किसके समानुपात में है? तो मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती। तो हमें निश्चित राशि का तुलना करना, निकालना, उसको गुना। तो ये भार का रेशियो दिया हुआ, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा मूल्य के रूप में। तो इस भार का रेशियो को मूल्य के रेशियो में बदलिएगा। मूल्य के रेशियो में बदलने के लिए रास्ता दिया हुआ। अब कहेंगे क्यों हम बदल रहे हैं? इसलिए कि निश्चित राशि आपका मूल्य का है और रेशियो भार का है, तो इसको मूल्य में बदलना पड़ेगा। और ये दिया हुआ बदलने का रास्ता, मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती। तो बोलिए बिना टूटे, तो भार का वर्ग करिए उसी के समान अनुपात में मूल्य है। 6 का वर्ग 36, यहाँ पर बोलिए 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 9 4 13, 1 14।
अब हम बोले यहाँ पर काटना है तो काट सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये रेशियो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा स्थिति में कभी काटना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं काटना चाहिए कि अगर इससे तुलना इससे करिएगा, अगर इसके बारे में पूछता तो अगर इससे गुना करते तो वो निकलता, लेकिन यहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाता जब काट देंगे तब, क्योंकि इसी से ये संबंध जुड़ा हुआ है। तो काटेंगे तो फिलहाल यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका निश्चित राशि दिया हुआ, तुलना भी इसी से, निकालना भी है इसी का, इसलिए गड़बड़ नहीं होगा। आगे एक टॉपिक आएगा सिक्के से संबंधित, वहां पर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके बतलाएंगे कि इसको काटा नहीं जाता। काटने का मतलब भाग देना, तो ये रेशियो अकेला नहीं है, इसी से बनकर आया है। यानी इसको काटेंगे तो इसको भी काटना पड़ेगा, मतलब इसमें भाग देंगे तो इसमें भी भाग देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसका अब आपको जरूरत है ही नहीं, इससे अब आगे कोई मतलब नहीं है। ये मूल का रेशियो लिखा गया, अब इतना ही से इसका संबंध था। मूल का रेशियो लिखने से मतलब था, अब आगे उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यहाँ काट भी दीजिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन जब सिक्के से संबंधित पढ़िएगा तो वहां पर हम समझाएंगे, वहां पर इस तरह का चीज आएगा। एक ही रेशियो से सिक्के का संख्या दिया रहेगा, मूल्य में बदलना रहेगा, या मूल्य दिया हुआ रहेगा उसको सिक्के की संख्या में बदलना है, तो वहां पर एक टर्म कंडीशन सिखाएंगे। फिलहाल अभी आप काट दीजिए। 2 से काटिएगा 7, 2 से काटिएगा 18। अब देखिए वहां पर कह रहा है कि सोने को 3:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ। यहाँ पर तोड़कर बेचा तो देखिए इससे कितना कम प्राप्त हुआ, 18 की जगह 7 ही मिला, यानी 11 कम। निकालना है उसको जल्दी से गुना कर दीजिएगा। बिना टूटे सोने का मूल्य यानी 18 से गुना कर दीजिएगा। कटता है, काट लीजिए। 11 × 44, 4 बचा, 11 × 44 जल्दी से गुना कर लीजिएगा। 0 तो 2 आंसर में है, 18 × 72 इसमें है, 18 × 72, 2 हासिल 7, 18 × 72 और 7 19, तो आपका आंसर हो गया 80। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीख गए तो अब ये सब इतना बच्चे की तरह पूरा लिखते नहीं रहिएगा, पूरा नक्शा तैयार करते नहीं रहेंगे। डायरेक्ट अब बोलिए, देखिए कैसे करा। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। करा सोने को 3:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ, यानी बिना टूटे हुए और टूटे हुए दोनों का अंतर है, अंतर का तुलना अंतर से। और देखिए सोना का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है, तो बोलिए 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 9 4 13, 1 14। तोड़कर बिना टूटे हो जाएगा, 3 2 5 1 6। भार है, मूल्य वर्ग तो 6 का वर्ग 36, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा 2 से 7 और 2 से कटेगा 18। अब यहाँ पर अंतर है 11 का, निकालना है उसको जल्दी से गुना कर लीजिएगा। बिना टूटे सोने का मूल्य तो 18 से गुना कर लीजिए। तो इस तरह से आपसे जल्दी से हो जाना चाहिए। अब आशा करते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब हो जाएगा। ये भी वही चीज है, तो इसमें आपका 4 टर्म आया हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, 4 बार टुकड़ा रहे, 5 बार टुकड़ा रहे, चाहे जय बार रहे। अब यहाँ भाषा थोड़ा देखिए, कह रहे एक हीरे का मूल्य उसके भार के अनुकर्मानुपाती है। यहाँ पर लिखा है समानुपाती है, यहाँ अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती का मतलब सीधा अनुपात, जैसे वहां पर था समानुपात। तो हम बोले सोने का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है, यहाँ अनुकर्मानुपाती का मतलब भी सीधा अनुपात होता है, समानुपाती ही होता है। व्युत्कर्मानुपाती रहता तो उल्टा, लेकिन यहाँ व्युत्कर्मानुपाती नहीं, अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती का मतलब सीधा अनुपात, सीधा अनुपात का मतलब समानुपाती। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है समानुपाती, तो जो इसका अर्थ होता है वही इसका भी अर्थ होता है, तो दोनों सीधा है, वही है। इसको व्युत्कर्मानुपाती पढ़ मत लीजिएगा। अनुकर्मानुपाती का मतलब होता है सीधा अनुपात, व्युत्कर्मानुपाती का मतलब उल्टा। तो ये सीधा है, जैसे आप उसको किए थे वैसे इसको भी कर लीजिएगा। तो अब ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, वही चीज है।
अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, ये सब क्वेश्चन परसेंटेज जब पढ़िएगा तो वहां पर मिलेगा और इस तरह का क्वेश्चन में आप अटकिएगा, लेकिन कंसेप्ट यही होगा। और जब यहाँ सीख गए तो आप परसेंटेज में कोई किताब पलटिएगा तो वहां पर मिलेगा, तो आपसे अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो रेशियो का हम रूल सिखा रहे हैं जो हर चैप्टर में बीच बीच में आपको आते जाते रहेगा, क्योंकि पूरा मैथ रेशियो मेथड से सॉल्व होता है, इसलिए रेशियो को बहुत गहराई से पढ़ते रहना है। और जब रेशियो सीख जाएंगे अगला चैप्टर में जब भी आइएगा तो बहुत स्पीड में समाप्त होगा। एक दिन में एक चैप्टर को उड़ाया जा सकता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं, चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। तो पहले था 100, अब 2% कम हो गया तो हो गया 98, और काट के भी लिख सकते थे। 2% का मतलब होता है 1/50। तो 50 से एक कमी तो 49 हो जाता, यहाँ भी काटिए तो ये 50 और ये 49 हो जाता। तो परसेंट में भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब करा चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। अब यहाँ थोड़ा समझना है। इसके पहले वाला प्रश्न में वो संबंध दिया हुआ था, सोना वाला में आपका दिया हुआ था कि सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, तो वहां पर वो लाइन लिखा हुआ था, इसलिए आपके लिए आसान था। लेकिन इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, ये पकड़ में आ जाएगा कि उसी कंसेप्ट से ये रिलेटेड है, तब आप कर पाइएगा, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर बेसिक अप्लाई करिएगा तो उसमें आपका समय बर्बाद चला जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, जरा गौर करिएगा। इसके पहले वाला में वो टर्म आपका दिया हुआ था जिससे आप रिलेट कर पा रहे थे, यहाँ आपको खुद से करना पड़ेगा। अब समझिए थोड़ा, करा चावल का मूल्य में 2% की कमी की गई। अब मूल्य जब घटेगा तो उसी पैसा से अगर आपको खरीदना रहेगा, मान लेते हैं कि हर महीना अगर 100 रुपया का चावल आप खरीदते हैं, 100 ही रुपया का चावल खरीदते हैं, अगर चावल का मूल्य बढ़ जाएगा तो 100 ही रुपया का चावल खरीदिएगा तो उसी पैसा से थोड़ा मात्रा कम मिलेगा। अगर उस चावल का रेट अगर घट जाएगा तो उसी 100 रुपया से अब थोड़ा ज़्यादा चावल खरीदिएगा। मेरा मतलब अगर मूल्य बढ़ेगा तो उससे कम खरीद पाइएगा, यानी कीमत बढ़ेगा तो मात्रा घटेगा। अगर कीमत घटेगा तो उसी पैसा से ज्यादा खरीदिएगा, यानी मात्रा बढ़ेगा। यानी मूल्य वहां पर भार के विलोमानुपाती होता है। रेट उसका बढ़ेगा तो उस पैसे से कम खरीदिएगा, अगर रेट घटेगा तो उसी पैसा से आप ज्यादा खरीद पाइएगा। तो अब मूल्य का रेशियो दिया रहेगा और हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि मूल्य और भार यहाँ विलोमानुपाती होता है। रेट बढ़ेगा तो कम खरीदिएगा, रेट घटेगा तो ज्यादा खरीदिएगा, यानी मूल्य और भार दोनों एक दूसरे के यहाँ पर विलोमानुपाती हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। यानी मूल्य का रेशियो दिया हुआ है तो उसी को उलट दीजिएगा तो वो भार का रेशियो कहलाने लगेगा। अगर भार का रेशियो दिया रहेगा तो उसी को उलट दीजिएगा तो मूल्य का रेशियो कहलाएगा। यहाँ 2 ही टर्म है, अगर 3 गो रहा होता तो अब मूल्य को भार में बदलना होता तो 2 गो है तो बस उलट देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 से अधिक रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो वैसे स्थिति में क्या करते तो बट्टा के रूप में लिख देते, मतलब उल्टा करके लिख देते, फिर भिन्न में आ जाता एलसीएम से गुना करते। लेकिन 2 ही टर्म है, 2 ही रहेगा भी, क्योंकि प्रतिशत में यहाँ पर है, प्रतिशत 2 से अधिक रहता 2 या 2 से अधिक रहता तो फिर होता। तो अब हम बोले मूल्य दिया हुआ है, तो अब आप कहिएगा कि मूल्य को भार के रूप में आप क्यों बदलना चाह रहे हैं। या आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मूल्य को आप भार के रूप में क्यों बदलना चाह रहे हैं। तो इसलिए बदलना चाह रहे हैं कि निश्चित राशि जो आपका दिया हुआ है वो मूल्य का नहीं है बल्कि भार का दिया हुआ है। तो अब भार का तुलना भार से, भार ही निकलना तो भार से। अब यहाँ पर कहेंगे कि मूल्य को भार पढ़ेंगे, यूनिट तो होता नहीं है, यूनिट नहीं होता, लेकिन इसमें कंडीशन है तो उस कंडीशन को फुलफिल आपको करवाना है। तो बोलिए यहाँ पर मूल्य के विलोमानुपाती होता है भार,
मूल्य का उल्टा होता है भार, इसलिए मूल्य से भार का रेशियो लिखिएगा तो ये उलट दीजिए, तो 98 इधर और 100 इधर। जब हमें भार का निश्चित राशि दिया, भार लिखा गया, तो अब मूल्य वाला रेशियो से आपको कोई लेना देना नहीं, कटता है काट लीजिएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले 49 किलो खरीदता था तो पहले वाला का तुलना पहले वाला से, अब कितना खरीदेगा तो अब वाला रेशियो से गुना। तो बोलिए इससे ये कट जाएगा 2 बार और इससे ये कट जाएगा 50 बार, तो आपका आंसर हो गया 50 किलोग्राम। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, जल्दीबाजी में करना चाह रहे हैं, तो बोले चावल का मूल्य में 2% की कमी, 2% का मतलब 1/50, तो पहले था 50, अब 1 की कमी हो गया तो 49। आप बोलिए मूल्य का उल्टा होता है भार, तो इधर 49 तो इधर 50, ये पहले वाला ये बाद वाला। उधर कह रहा है पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, तो इसका तुलना इससे निकालना है। अब वाला तो अब वाला से गुना, तो जल्दी से इसको काट दीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा, जल्दी से आप आंसर बोल दीजिएगा कि 50 किलोग्राम हो गया। तो इस तरह से आप कर पाइएगा। आशा करते हैं कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से हल हो जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए प्यारे, वही चीज है, तो आप जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी वही चीज है, लेकिन हम इसको बना देते हैं, ध्यान दीजिए, वही है, बन जाएगा लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं। करा जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, कहीं जूस सप्लाई हो रहा है वो 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाए, यानी पीने वाले लोग 40% बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है कि पीने वाला ज़्यादा बढ़ गए तो वही वाला जूस अब कम दिन तक चलेगा, यानी दिन का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो कह रहा है 40% बढ़ गया, 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब 2/5, पहले था 5 वृद्धि हुआ 2 तो हो जाएगा 7। तो कह रहा है 40% बढ़ गया, यानी पहले था 5 वृद्धि हो गया 7, तो अब बोलिए दिन जो होगा उसका उल्टा, 5-7 है तो यह 7-5। अब बोलिए पहले वाला का तुलना पहले वाला से, कह रहा है जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी अब, तो बोलिए जल्दी से 5 से गुना, तो इससे कटेगा 5 बार, तो ये 8 नहीं है 5 है, तो अब जल्दी से इससे 5 बार, तो 5×5=25, तो आप आंसर बोल दीजिएगा। दिक्कत है तो आराम से पहले रेशियो लिख लीजिएगा, लेकिन सीख गए तो अब बच्चे की तरह उलट पुलट करते नहीं रहिएगा, हैबिट बनाइए। नेक्स्ट ये आइए टाइप 10 लास्ट है, तो चलिए सीखते हैं। करा कुत्ता एक खरगोश को पीछा किया, करा शिकारी कुत्ता एक खरगोश को पीछा किया, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग। करा शिकारी कुत्ता एक खरगोश को पीछा किया, ये है खरगोश, कान बड़ा बड़ा है, ये है खरगोश, ये है कुत्ता, यह अफ्रीकन का जंगल वाला कुत्ता है। कर है शिकारी कुत्ता खरगोश को पीछा किया, खरगोश बेचारा जान बचाने के लिए भाग रहा था, कुत्ता इसको हजम करने के लिए खदेड़ रहा था। खरगोश भाग रहा था, कुत्ता इसको खदेड़ रहा था, बेचारा का दिल का धड़कन बढ़ रहा था और कुत्ता खुश हो रहा था, आज हजम कर ही लेंगे। खरगोश भाग रहा था, कुत्ता खदेड़ रहा था, बिल मिल गया, खरगोश बिल में घुस गया, कुत्ता देखते रह गया, बेचारा ललचाते रह गया। तो लालच में रह गया बेचारा, ये उसी से रिलेटेड है, जरा ध्यान दीजिएगा। शिकारी कुत्ता एक खरगोश को पीछा किया, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग। आराम से हम इसको सिखा रहे हैं, लास्ट में आपको एकदम शॉर्ट में बोल देंगे, तुरंत बन जाएगा, लेकिन शुरू में एक्सप्लेन कर रहे हैं लंबा चौड़ा, आप घबराइएगा नहीं। करा शिकारी कुत्ता एक खरगोश को पीछा किया, पूछ रहा कुत्ता व खरगोश के चाल, कुत्ता खरगोश
करा शिकारी कुत्ता एक खरगोश को पीछा किया। जितना समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतना ही समय में एक कुत्ता 3 छलांग। जितना समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। जितना समय में खरगोश 5 छलांग, उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग। यानी समय दोनों के लिए सेम है। खरगोश 5 छलांग जितना समय में लगाता है, कुत्ता मात्र 3 छलांग ही उतना समय में लगाता है। समय दोनों का सेम है। मान लेते हैं कि टी समय में कुत्ता 3 छलांग लगाया और खरगोश टी समय में ही 5 छलांग लगा दिया। अब कह रहा है यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, लिखा हुआ है कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, तो यहाँ दूरी का रेशियो लिखना है। कह रहा कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। खरगोश बेचारा जान बचाने के लिए छोटा छोटा छलांग लगा के फुदक के भाग रहा था। ये छोटा छोटा छलांग लगा कर फुदक कर बेचारा भाग रहा था। कह रहा है कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। यानी कुत्ता एक ही छलांग में हजम करने के लिए इतना दूर पहुंच जाता। खरगोश 3 छलांग में यहाँ गया, कुत्ता एक ही छलांग में इसको पकड़ने के लिए यहाँ चला जाता है। कह रहा है कि कुत्ता का 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। तो कुत्ता व खरगोश के चाल का अनुपात क्या है? रेशियो ही तो लिखना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए, खरगोश के चाल की लंबाई कुछ भी, XYZ PQR ABC कुछ भी, 1 2 4 5 कुछ भी, तो रेशियो लिखना है। इसलिए वेरिएबल टर्म नहीं मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए डिजिट ही मान लीजिए। खरगोश का 1 छलांग 1 मीटर का मानते हैं तो 3 छलांग में तो कुत्ता 3 मीटर तक चला जाएगा। खरगोश का 1 छलांग 1 तो कुत्ता का 1 छलांग 3 होगा। तो अब प्रश्न में कह रहा है कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। तो कुत्ता का दूरी हो जाएगा 3, तो खरगोश का दूरी हो जाएगा 1। दूरी मतलब ये छलांग की लंबाई। अब आपसे कह रहा है कुत्ता व खरगोश के चाल का अनुपात क्या है? तो यहां 1 सेकंड समझिए। कह रहा है कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। तो ये खरगोश का लंबाई और ये कुत्ता का लंबाई का संबंध यहाँ दूरी से है। जितना लंबा छलांग जाएगा उतना ही दूर जाएगा, इसलिए ये आपका दूरी है। तो लंबाई का संबंध यहाँ पर दूरी से है, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे यहाँ पर चाल का रेशियो पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चाल जो होता है दूरी बट्टा समय, यानी दूरी में समय से भाग दे देते हैं तो चाल। जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला पैदा कहाँ से लिया है उसको भी हम एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। इसलिए फिलहाल यहाँ पर तो आप इस रूल से हम बनाएंगे नहीं क्वेश्चन, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ऐसे भी बनता है। कभी कभी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में घुमा कर रहेगा तो ऐसा मेथड का जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये मेथड का जरूरत नहीं पड़ेगा, यह हम डायरेक्ट ही बना देंगे। इसलिए थोड़ा सा माइंड में डाल दिए, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा के रहेगा तो ऐसा मेथड का जरूरत होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम डायरेक्ट बना देंगे, फिलहाल बना दे रहे हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें चाल का रेशियो लिखना है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी यहाँ पर 3। अब जरा ध्यान देंगे, लिखा हुआ शिकारी कुत्ता खरगोश को पीछा किया। जितना समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तो अच्छा 1 सेकंड, यहाँ ये है लंबाई दिया हुआ, आपको दूरी लिखना पड़ेगा। बोलिए, यहाँ पर खरगोश 5 छलांग लगा, 1 छलांग 1 मीटर का है। 1 छलांग खरगोश का यहाँ पर दूरी इसलिए ये नहीं है
कि छलांग की लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई का संबंध दूरी से होता है जरूर, लेकिन टोटल लंबाई मालूम रहेगा तभी तो दूरी होगा। यहाँ पर एक छलांग है और ऐसा ऐसा लगाया है खरगोश 5 छलांग। बोलिए कुत्ता एक छलांग में 3, तो 3 छलांग लगाया था, टोटल दूरी कुछ और होगा। तो बोलिए खरगोश एक छलांग में 1 मीटर, तो 5 छलांग में 5 मीटर। और बोलिएगा यहाँ पर कुत्ता एक छलांग में 3 मीटर, तो 3 छलांग में 3 तिया 9। अब ये दूरी का रेशियो हुआ। अब दूरी आपका दिया हुआ है, चाल का रेशियो लिखिएगा तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो दूरी है 9 और समय, तो बोलिए ये वाला दूरी तय करने में समय कितना लिया। तो कुत्ता 3 छलांग लगाया है और 3 छलांग टी समय में, और 3 छलांग के ही कारण तो दूरी 9 तय किया। 3 छलांग, एक छलांग में 3, तो 3 छलांग में 3 तिया 9, और ये 9 मीटर जाने में जितना समय लगा वही तो यहाँ 3 छलांग में, 3 छलांग में इतना दूरी तय किया। एक छलांग में 3, तो 3 छलांग में 3 तिया 9, तो 3 छलांग में बोलिए टी सेकंड, या तो 9 मीटर में बोलिए टी सेकंड, बात तो बराबर है। तो दूरी में आप समय से भाग दे दिए तो ये चाल हो गया। उसी तरह से इस दूरी में समय से भाग दे दिए तो ये चाल हो गया। अब टी से टी कैंसिल तो हो गया 9:5। इस तरह से हो गया 9:5। एक बार फिर से बोल देते हैं। आपसे कुत्ता और खरगोश का चाल का रेशियो पूछ रहा है, कुत्ता और खरगोश। कह रहा जितना समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, छलांग की संख्या है, जितना समय में खरगोश 5 छलांग लगाता उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग, यानी दोनों का समय सेम है। मान लेते हैं टी समय में कुत्ता 3 छलांग, खरगोश 5 छलांग। अब आगे कह रहा है यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, अगर इसका एक होगा 1 मीटर का तो इसका होगा 3 मीटर का। तो अब हम बोले यहाँ छलांग की लंबाई, अब यहाँ पर हमें दूरी लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कुत्ता का एक छलांग है 3 मीटर का, तो 3 छलांग में 3 तिया 9, खरगोश का एक छलांग 1, तो 5 छलांग में 5 इकाई 5। तो अब दूरी का रेशियो हमें मालूम हो गया। चाल का रेशियो लिखना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी है 9 और 3 छलांग में जितना समय लिया है 9 मीटर जाने में भी तो उतना ही समय लिया है, क्योंकि 3 ही छलांग के कारण 9 मीटर गया है। तो अब जल्दी से बोलिए दूरी मालूम है, समय मालूम है। बोलिए खरगोश के द्वारा दूरी मालूम है, समय मालूम है, तो अब समय से समय कैंसिल, तो चाल का रेशियो हो गया 9:5। तो आंसर ये। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करिएगा। अभी हम बहुत कुछ समझा रहे हैं तो फिर डायरेक्ट बनने लगेगा, मुजमानी बनेगा, बिना पेन चलाए हुए बन जाएगा। तो अभी हम समझा दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से, फिर डायरेक्ट हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं। तो आपसे कुत्ता खरगोश का चाल का रेशियो पूछा। कुत्ता और खरगोश के चाल का रेशियो अब जरा सीखना है, यहाँ डिटेल से समझाते हैं फिर डायरेक्ट बोलेंगे। शिकारी कुत्ता है खरगोश को पीछा गया, जितना समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक टर्म आया हुआ है छलांग की संख्या, एक टर्म आया हुआ है छलांग की संख्या। आगे कह रहा है उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, एक टर्म और आया हुआ है छलांग की लंबाई, छलांग की लंबाई। आगे कह रहा है दूरी के 3 छलांग के लगाए गए दूरी के बराबर, तो कुत्ता व खरगोश के चाल का अनुपात बताए। एक टर्म और आया हुआ है चाल, तो यहाँ पर 3 तरह का टर्म आया हुआ है, तीनों टर्म के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है और चाल निकालना है। तो चाल के साथ आपको संबंध पता लगाना है। तो अब यहाँ समझिएगा थोड़ा, हम यहाँ चाल और छलांग की संख्या को रिलेट करना चाह रहे हैं।
अब हम बोले हम यहाँ पर दो व्यक्ति को खड़ा किए। अब ये पहला व्यक्ति जो है, अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर छलांग की संख्या और चाल को हम रिलेट करना चाह रहे हैं। दो व्यक्ति को खड़ा किए। अब ये पहला व्यक्ति भी है जो एक छलांग 1 मीटर का लगाता है, और दूसरा व्यक्ति भी एक छलांग 1 ही मीटर का लगाता है। मतलब दोनों की छलांग की लंबाई सेम है, लेकिन पहला व्यक्ति ये जल्दी जल्दी छलांग लगाता है और दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे छलांग लगाता है। तब बोलिए, इस पहला व्यक्ति की छलांग की संख्या दूसरा व्यक्ति के छलांग की संख्या से ज्यादा होगा। ये जल्दी जल्दी छलांग लगाता है और ये देर देर पर छलांग लगा रहा है, अर्थात इसके अपेक्षा इसका छलांग की संख्या ज्यादा होगा, और छलांग की लंबाई तो दोनों का सेम ही है। तो ये व्यक्ति जल्दी जल्दी छलांग लगा रहा है, तो बताइए चाल किसका ज्यादा रहेगा? जो जल्दी जल्दी छलांग लगाएगा उसका चाल ज्यादा रहेगा। धीरे धीरे छलांग लगाएगा तो उसका चाल कम होगा। जल्दी जल्दी छलांग लगाएगा स्पीड ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे छलांग लगाएगा स्पीड कम रहेगा। यानी ज्यादा छलांग ज्यादा चाल, कम छलांग कम चाल। यानी हम कह सकते हैं कि चाल जो होता है छलांग की संख्या, डायरेक्ट संख्या लिख रहे हैं, छलांग की संख्या के समानुपाती होता है, समान अनुपात में होता है। अब हम यहाँ चाल और छलांग की लंबाई को रिलेट कर रहे हैं। हम बोले दो व्यक्ति को खड़ा किए, दोनों, अब हम बोले ये भी 1 मिनट में 10 छलांग लगाता है, ये भी 1 मिनट में 10 ही छलांग लगाता है, लेकिन इस व्यक्ति का छलांग लंबा लंबा है और इस व्यक्ति का छलांग छोटा छोटा है। तो 1 मिनट में ये भी 10 छलांग, 1 मिनट में ये भी 10 छलांग, दोनों की छलांग की संख्या सेम है, लेकिन इस व्यक्ति का छलांग की लंबाई है जो बड़ा है और इसका छोटा है, अर्थात इसके अपेक्षा इसका चाल जो होगा ज्यादा, वो ज्यादा दूरी तय करेगा उतना ही समय में। तो हम बोलेंगे कि लंबा लंबा छलांग लगाएगा तो स्पीड ज्यादा होगा, छोटा छोटा छलांग लगाएगा तो स्पीड कम होगा, क्योंकि छलांग की संख्या तो दोनों का सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि चाल जो होगा छलांग की लंबाई के समानुपाती। ज्यादा लंबा छलांग लगाएंगे ज्यादा स्पीड जाएंगे, अगर कम लंबा छलांग लगाएंगे तो कम स्पीड जाएंगे। अब इन दोनों को रिलेट करके अगर आप लिखिएगा तो अब इसी को आप बोलिएगा कि चाल छलांग की संख्या के समानुपाती, और डायरेक्ट लिखने के लिए सीखे थे चाल छलांग की लंबाई के भी समानुपाती। तो यहाँ प्लस माइनस तो आएगा नहीं, हमेशा गुना आएगा। यानी इससे ये रिलेशन प्रकट हो गया कि चाल जो होता है छलांग की संख्या और छलांग की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में होता है। चाल जो होता है छलांग की संख्या और लंबाई के समानुपाती, समान अनुपात में होता है। यानी चाल का रेशियो लिखना है तो छलांग की संख्या गुने छलांग की लंबाई, छलांग की संख्या गुने छलांग की लंबाई, तो डायरेक्ट रेशियो लिखा जाएगा। ये तो पूरा हम डिटेल से इतना बोलकर समझाए, अब इसी चीज को थोड़ा कम बोलकर समझाते हैं। ये ठीक है, पूरा एक दूसरे से रिलेट किया, अब डायरेक्ट हम रिलेट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। चाल जो होता है छलांग की संख्या और छलांग की लंबाई, इसके बीच में हमें संबंध जोड़ना है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम दो आदमी को खड़ा किए, अब हम बोले इस व्यक्ति का इसके अपेक्षा इस व्यक्ति का छलांग की संख्या भी ज्यादा है, इसके अपेक्षा इसका छलांग की संख्या भी ज्यादा है, इसके अपेक्षा इसका छलांग की लंबाई भी ज्यादा है। ये लंबा लंबा छलांग लगाता है, ये छोटा छोटा छलांग लगाता है। तो इससे इसका छलांग की संख्या भी ज्यादा, इससे इसका छलांग की लंबाई भी ज्यादा। यानी छलांग और संख्या, छलांग की संख्या और छलांग की लंबाई दोनों ज्यादा है। इसका मतलब तो प्लस तो बीच में आएगा नहीं, यानी हम कहेंगे कि छलांग की संख्या और छलांग की लंबाई दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। चाल जो होगा छलांग की संख्या और छलांग की लंबाई के गुणनफल के समानुपाती। ये पहला व्यक्ति दूसरा के अपेक्षा छलांग की संख्या भी ज्यादा लगाता है, छलांग की लंबाई भी ज्यादा, यानी इसके अपेक्षा इसका तो चाल क्लियर है कि ज्यादा होगा। लेकिन किस अनुपात में ज्यादा होगा? तो छलांग की संख्या भी ज्यादा, छलांग की लंबाई भी ज्यादा। तो छलांग की संख्या और लंबाई के गुणनफल के समानुपाती, क्योंकि समानुपाती में तो बीच में प्लस माइनस आएगा ही नहीं, तो प्लस माइनस तो होगा नहीं, इसलिए चाल जो होता है छलांग की संख्या और लंबाई के गुणनफल के समानुपाती। अब इसको आपको भूलना नहीं है, अब ये तो आपको याद भी नहीं रखना है। अब तो ऐसे ही समझ गए कि चाल जो होता है संख्या और लंबाई के
गुणनफल के समानुपाती क्यों होता है ये कारण भी हम बतला दिए, तो इसको याद भी नहीं रखना है। बस तीसरा नेत्र से देखिएगा कि अच्छा चाल संख्या लंबाई के बीच में संबंध जोड़ना है, तो पहला व्यक्ति की अपेक्षा दूसरा व्यक्ति की छलांग की संख्या भी ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, तो संख्या गुने लंबाई के समानुपाती होगा, क्योंकि बीच में प्लस तो आएगा नहीं, यानी चाल संख्या और लंबाई के गुणनफल के समानुपाती। तो चाल का रेशियो लिखना है कुत्ता खरगोश का, तो जल्दी से छलांग की संख्या गुने लंबाई करिए, छलांग की संख्या गुने लंबाई, छलांग की संख्या गुने लंबाई, रेशियो लिखा जाएगा। तो कह रहा शिकारी कुत्ता खरगोश को पीछा किया, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतना समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। आगे कह रहा है यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। खरगोश के 3 छलांग कुत्ता के 1 छलांग है, कुत्ता का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग, अगर 1 तो ये 3, तो अब बोलिए खरगोश में 1 से गुना कुत्ता में 3 से गुना, तो रेशियो हो गया 3:5। ये जो रेशियो ऐसे लिखे ऐसे भी लिख सकते थे, कुत्ता की 1 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ता के 1 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ता के लिए डी लिख रहे हैं, खरगोश के 3 छलांग में, खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो कुत्ता और खरगोश गुणांक पलट दीजिए तो रेशियो लिखा गया। तो अब ऐसे भी यहाँ रेशियो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुत्ता में 3 से गुना और खरगोश में 1 से गुना, तो इस तरह से कुत्ता और खरगोश का चाल का रेशियो होगा 9:5। अब इतना बोलना नहीं है, बहुत फास्ट मुजमानी करना है, जल्दी से करना है। देखिए कैसे करेंगे। शिकारी कुत्ता है खरगोश को पूछा किया, जितना समय में खरगोश 5 छलांग तो उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग। तो यहाँ पूछ रहा कुत्ता व खरगोश, तो खरगोश 5 छलांग तो कुत्ता 3 छलांग। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाए गए दूरी के बराबर है, कुत्ता का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर, गुणांक पलट दीजिए रेशियो निकल जाएगा, कुत्ता और खरगोश 3:1, तो कुत्ता में 3 से गुना और खरगोश में 1 से गुना, तो हो गया 9:5। तो इस तरह से आंसर बोल दीजिएगा 9:5। अब जल्दी से अब आशा करते हैं कि आप बोल पाइएगा फटाफट। एक हिरन जितना समय में 6 छलांग लगाता उतना ही समय में बाघ 4 छलांग। तो अब बोलिए जितना समय में हिरन जितना समय में 6 छलांग लगाता है उतना ही समय में बाघ 4 छलांग। आगे कह रहा है बाघ द्वारा 1 छलांग में तय की गई दूरी हिरन के 1 छलांग में तय की गई दूरी का 5/2 गुना। यहाँ रेशियो लिखने के लिए का या से लग गया तो डायरेक्ट हो जाएगा। लिखा बाघ द्वारा 1 छलांग में तय की गई दूरी हिरन के 1 छलांग में तय की गई दूरी का 5/2 गुना। हिरन में का लग गया, हिरन हो जाएगा 2, तो टाइगर आपका हो जाएगा 5। इस तरह से काट दीजिएगा, इससे कट गया 2 बार, इससे कट गया 3 बार, तो आपका रेशियो हो गया 3:5। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। इसको भी देखिए, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करा सिपाही चोर को पीछा करने शुरू करता है। जब चोर, सिपाही और चोर का रेशियो लिखना है, सिपाही और चलिए सिपाही और चोर। करे एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर। सिपाही का 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। तो गुणांक पलट देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा 7/5। तो जल्दी से गुना कर लीजिए। सिपाही में 7, चोर में हो गया 5, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 4, तो 28:25। तो आंसर सी हो गया 28:25। तो इस तरह से आप कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप फटाफट कर लीजिएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, आप कर पाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कर लीजिएगा। तो सेक्शन ई मतलब रेशियो के लिए अभी कैलकुलेशन खत्म हुआ है, यानी एक टेलर चल रहा था, सिनेमा अभी बाकी है। सिनेमा तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अब सिनेमा स्टार्ट होगा। तो अब काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा, बहुत हाई लेवल तक का मिलेगा।
हालांकि ऐसा नहीं है, आप जो भी चीज अभी तक पढ़े हैं उसमें लो से हाई स्टैंडर्ड तक था, जो भी पूछा जाता था वो सारे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। लेकिन ये सब कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन था। अब कंडीशन आएगा, कब एक पद समान करेंगे, कब अंतर समान करेंगे, कब जोगफल समान करेंगे, कब निश्चित राशि परिवर्तित करेंगे, कब रेशियो परिवर्तित करेंगे, इन सबों चीज़ों को सीखना है जो कि सभी जगह मैथ में यूज होगा। तो ये सब एक कैलकुलेशन पार्ट्स था जिसको सभी लोग नहीं पढ़ाते, ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मैथ में इसका क्यों यूज, कितना यूज होता है, क्योंकि हम पूरे मैथ को रेशियो मेथड से खत्म कर देते हैं। इसलिए ये बेसिक चीज हमें बताना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हम लेवल बहुत ऊपर तक ले जाते हैं और बेसिक चीज को आप नहीं जानिएगा तो आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो हमें बहुत दूर तक का सफर तय करना है, अंतिम सीमा तक पहुंचना है। जो हम सीमा आपका खींच देंगे उससे आगे कभी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। तो हमें बहुत दूर तक जाना था। आपको हर चीज को इसीलिए हमारे लिए सिखाना जरूरी पड़ गया। तो बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते थे कि ये लेवल और बढ़ाइए, क्या ये सब मेंस में पूछता है? तो मेंस का क्वेश्चन तो दिख रहा था प्यारे, लेकिन लेवल की बात करेंगे तो हम दावा करते हैं कि हम जो लेवल देते हैं वो आज तक ना कोई किताब में देखे होंगे और ना किन्हीं का असाइनमेंट में वैसा मिलता है और ना लोग उस चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब तक डीप में नहीं पढ़ाएंगे तब तक सिर्फ एग्जाम में आप भाग ले सकते हैं, रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो डीप के लिए आपको चिंता नहीं करना, डीप और शॉर्ट दो चीज का हम फुल गारंटी देते हैं। तो अब आप देखेंगे करिश्मा आगे होता क्या है। तो अब आपका ये कैलकुलेशन पार्ट्स खत्म हुआ, तो अब कैलकुलेशन पार्ट्स को जरा एक बार आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। तो बीच में एक दो क्लास आपका गैपिंग कर देंगे, इसलिए कि आप शुरू से एक बार रिपीट कर सकें, होमवर्क को आप पूरा कर सकें, क्योंकि आगे थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड आएगा, बहुत हाई स्पीड में आएगा। वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ों को सिखा दिए हैं। हो सकता है खोपड़ी से पार भी करने लगेगा। तो अब इसको होमवर्क पूरा कर लेंगे, तब तक बीच में 2-4 दिन गैपिंग करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन जो आगे यूज होता है मैथ में उन सब चीज़ों को बताएंगे। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाता है, तो वैसे स्थिति में कैसे उसको मुजमानी सॉल्व करेंगे, बिना पेन चलाए हुए कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब बीच बीच में यूज होता है। तो उन सब चीज़ों का भी 1-2 दिन और सिखा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग रेशियो का मेन पार्ट्स पर आएंगे, सेक्शन F जो टर्म कंडीशन के साथ आएगा, स्टैंडर्ड होगा। तो बस होमवर्क पूरा करिए और एक बार सेक्शन E तक रिवीजन कर लीजिए। आशा करते हैं अभी तक 5th क्लास से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया था। लगभग 25 घंटा के आसपास अभी तक आप पढ़ चुके हैं, जो कि रेशियो लोग पढ़ाते हैं बैच में। अगर आप कहीं पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो दोस्त से मिलेंगे तो लोग बतलाएंगे। 5 से 6 घंटा में पूरा रेशियो ही ख़त्म कर देते हैं। अभी हम रेशियो स्टार्ट भी नहीं किए, तो कास्टिंग चल रहा था। तो रेशियो का विस्तार बहुत ज़्यादा है, सभी चैप्टर में यूज होता है, इसलिए इसको बहुत गहराई से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। अभी समय लग रहा है, जैसे अब यहाँ पर CI पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, इतना स्पीड में बनेगा, इतना स्पीड में बनेगा कि 1 घंटा में 100-150 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और वो भी बहुत हाई लेवल के चीज़ को आप बना सकते हैं। तो जब आप सीख जाएंगे तो देखेंगे कि इसका मज़ा क्या है, बहुत आनंद आएगा बनाने में और बहुत फास्ट बनेगा। तो चलिए आप रिपीट कर लेंगे, अगला क्लास में फिर मिलते हैं।